आवाज आ रही मेरी चिराग जी? जी सुन पा रहे हैं आपको। जय सीताराम। मैं देख पा रहा हूँ मोदी फॉर पीएम के अलग अलग राज्यों से और उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं मोदी फॉर पीएम के इस छोटे से परिवार में आप सभी मित्र बंधुओं का स्वागत करता हूं और अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज यह हमारा वर्चुअल चुनावी रैली जो कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए विशेष कर रखा गया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि राज्यसभा से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी जुड़ेंगे। अध्यक्षता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी करेंगे। साथ ही मोदी फॉर पीएम के संस्थापक आदरणीय रोहित गंगवाल जी भी कुछ ही क्षण में जुड़ेंगे। इसके पहले कि हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें, मैं कुछ विषयों से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। मैं देख पा रहा हूँ ज्योति शर्मा जी जुड़ी हैं। कनाडा से हमारे यंगेस्ट प्रफुल्ल लखानी साहब जुड़े हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय विल्टन साहब को भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी लगातार हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे हैं और हम लोग स्वयं अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में ही लगातार बैठक ले रहे हैं। उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज जुड़े हैं संजय दीक्षित साहब, झांसी से जुड़ गए। हमारे युवा साथी तन्मय सिन्हा जी पूरी टीम के साथ आज गुजरात से जुड़े हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अनीता चौधरी जी भी जुड़ी हैं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। नवीन पटेल साहब जुड़े हैं, वीर सिंह जी जुड़े हैं और यूएसए से विनय भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, उनकी उपस्थिति का वंदन है, अभिनंदन है। श्याम धारनी जी भी जुड़े हैं। अमित भाई हमारे अमित भूरी जी जो पंजाब के हमारे संयोजक रहे, वो भी जुड़े हैं, उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे साथ मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर आदरणीय रोहित गंगवाल जी भी जुड़ गए हैं यूएसए से। मैं उनकी उपस्थिति का भी वंदन करता हूं। हमारे साथ प्रवीर विश्वास जी जुड़ गए हैं, रवि कटोच जी जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत दिनों बाद रवि जी का स्वागत है। वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, वीरेंद्र सोनी जी, मनोज कुमार जी, हसमुख उनादक जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, विनोद महाजन जी, ब्रजेश कुमार चौरसिया जी जिला अध्यक्ष हैं गोंडा से। अन्य कई हमारे मित्र अलग अलग राज्यों से, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़ रहे हैं और कुछ ही क्षण में हम इस वर्चुअल चुनावी रैली में आज के मुख्य अतिथि का संबोधन सुनेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी का हमारे साथ नेशनल कन्वेनर आईटी सेल चिराग गंगवाल जी भी जुड़े हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। शिवम कंदोई जी जो राष्ट्रीय संयोजक है, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। प्रवेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम यूएसए से आज हमारे आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी भी जुड़े हैं, मैं उनकी उपस्थिति को वंदन करता हूं। सर, आप कैलिफोर्निया से आज सुबह सुबह हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए जुड़े हैं और आपकी महानता है कि आपने वहां पे अशोक सिंघल साहब की प्रतिमा और उनके मंदिर बनाए हैं। हिंदुत्व को लेकर के मजबूती से विषय को वहां पे रखते हैं। आचार्य जी हैं अमेरिका में, आपकी उपस्थिति का भी मैं वंदन करता हूं। मोदी फॉर पीएम संस्था जो कि 2010 से लगातार लेट्स डू समथिंग फॉर नेशन, आओ सब मिलकर के राष्ट्र के लिए कुछ करें, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हम कैसे बदलाव के लिए कुछ कर सकते हैं, इसी संकल्पना को साकार करते हुए लगभग 12 वर्षों से पूरे भारतवर्ष, न केवल भारतवर्ष बल्कि विदेशों में भी लगातार परचम फहरा रही है और मोदी जी को लाने के लिए, योगी जी को लाने के लिए कटिबद्ध है। राजीव सिंह जी हरदोई से जुड़े, कल उनसे मुलाकात हुई हरदोई में, और जिस तरह से उन्होंने पूरी टीम बना रखी है और जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका और उनकी उपस्थिति का अभिवंदन करता हूं। समय की सीमा भी है और संक्षिप्त में हम विषय को रखेंगे। इससे पहले कि रोहित गंगवाल जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि हमारे आचार्य यूएसए से
आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी हम लोगों को अपना आशीर्वाद संबोधन दें और फिर इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। आदरणीय कृष्ण पांडे जी। सबसे पहले मां भारती के पावन चरण कमलों में प्रवासी भारतीयों की ओर से नतमस्तक प्रणाम करता हुआ इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इसके माध्यम से सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहां भी हमारे भारतीय समुदाय के बंधु बांधव लोग विराजमान हैं, जिनका शरीर भले उनके देश में हो लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन, उनका विचार, उनकी भावना, उनकी सोच भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले इस बात को आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमारा भारत जिस प्रकार से एक दृष्टि से अगर देखें तो उन्नति की पराकाष्ठा को, आकाश को छू रहा है और वहीं पर अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेकों प्रकार की चुनौतियों के बारे में ज्यादा हम विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोगों को इस बारे में आभास है, विदित है, पता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु में हम सब लोगों का इस संसार में आना मात्र अपने भौतिक सुखों के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रेऽस्मिन्, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, जिस राष्ट्र से हम संबंध रखते हैं और वह राष्ट्र जो है पूरे विश्व में विश्व प्रतिष्ठित भारतवर्ष है, जहां की भारतीय संस्कृति कितनी महान है, कितनी प्रधान है, उस संस्कृति का आश्रय लेकर के विश्व का कोना कोना आज जो आविर्भूत ही नहीं है बल्कि इस बात को मानने के लिए विवश होता जा रहा है कि विश्व गुरु के रूप में भारत एक बार प्रतिष्ठित था, है और आगे और बना रहेगा। बंधुओं, राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु में अगर सच में हम अपने राष्ट्र की कीर्ति को सदैव अखंड रूप से बनाए रखने की सोच रखते हैं तो आज की वर्तमान परिस्थिति में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, भारतवर्ष में विखंडित विचारधारा वाले जो तत्व विराजमान हैं, जैसा कि इस कार्यक्रम का आयोजन ही रहा है कि मोदी फॉर पीएम, तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनके कुशल नेतृत्व में आज भारत पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हुआ है, सम्मानित हुआ है पूरे विश्व में। कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरेत, आज यदि हम अपनी पुरुषत्वता को, अपनी बल को, अपनी आत्मीयता को, अपनी आत्मशक्ति को परिचय नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कल फिर से कहीं ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने ना आ जाएं जिससे कि हम पश्चाताप के सिवा और कुछ ना कर सकें। कल शाम को बैठे बैठे कुछ मन में विचार आया और उस विचार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैंने दो शब्दों में पिरोया। धर्म की परिभाषा को हमने खुद से मन में रच डाला, छल छंद कपट ईर्ष्या के रंगों से संस्कृत को काले रंगों से रंग डाला। भूल गए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, भूल गए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश को धूल चटाई थी, वीर शिवाजी धर्म की रक्षा को मुगलों के खट्टे दांत किए, वीर भगत सिंह और आजाद संघ बलिदानी अपने प्राण दिए। हमने माना आजाद हुए हम, पर हिंद की संस्कृति सिसक रही है, जाति पाति और भेदभाव से संस्कृति भारत की धड़क रही है। माना हमको है सुख संपत्ति की चाहत, जब सोचो धर्म न बच पाएगा, गंदी राजनीति की अग्नि में गली गली शहर जल जाएगा। प्राण न बच पाएगा मेरा दुष्टों की तलवारों से, कहां छिपोगे जाकर सोचो कौन बचाएगा वारों से। पछताओगे रोगे सब या फिर कायर बन जाओगे, मुगलों के शासन में सारे अपना धर्म गंवाओगे। अगर तुम्हें इसकी चिंता है तो आज आंख खोलना है तुमको, अपनी संस्कृति की रक्षा करने को आगे आओ शपथ है तुमको। भगवा भारत भगवान की महिमा को कभी नहीं झुकने देंगे, कमल की खुशबू से गली शहर सब महक कभी ना रुकने देंगे। चलो उठो सब ठान लो मन में, कमल कमल सब कमल कहेंगे, अपने स्वर्णिम भारत में सारे खुशियों से मिलजुल के रहेंगे। ये सपना तभी साकार होगा जब आज की वर्तमान परिस्थिति में जो 10 मार्च को परिणाम आने वाला है उसके लिए जहां जहां मतदान का अवसर अभी शेष है वहां हमें हमारे समस्त भाई बहन बंधु बांधव
मित्र सब एकाग्र भाव से अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपनी भारत को महान बनाने के लिए, भारत के उन्नत विकास को अखंड रूप से सूर्य चंद्रमा की भांति सुशोभित होने के लिए 10 मार्च से पहले आज का जो समय है उसके लिए आपको निर्णय करना है। निर्णय नहीं लेना है, अपने सभी साथियों के साथ, अपनी बंधु बांधवों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस बात को शेयर करें अधिक से अधिक कि हमें आज के सिर्फ भौतिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। यदि राणा प्रताप ने रोटी खा करके जो है घास की रोटी खा करके हमारे धर्म की रक्षा किया है, यदि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने या जो है गुरु नानक जी महाराज जी ने जो हमें शिक्षा दिया, औरंगजेब के कहने से 1.25 मन जनेऊ को जो उन्होंने मांगने की कोशिश किया था, उसकी दृष्टि यदि हम डालते हैं तो आज हमारा भारत निश्चित रूप से शोचनीय है। कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जब हम फिर से पश्चाताप के उस सागर में अपने आप को डूबता हुआ देखें, जब हमारी माताओं, जब हमारी बहनों, जब हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकेगी मुगलों के माध्यम से या अन्य ऐसे अराजक तत्वों के माध्यम से, जब हम ऐसे अग्नि की ज्वाला में धधक रहे होंगे, तब बंधुओं गैस की कीमत आपका काम नहीं देगी, तब आपका महल काम नहीं देगा, तब आपका धन काम नहीं देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री योगी जी, वे सिर्फ शासक नहीं हैं, संत नहीं हैं, वे एक प्रकार से युग के अवतारी हैं। माननीय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने 2013 में ही कुंभ में इस बात का निर्णय कर दिया था कि कुंभ के तमाम सारे जो साधु संत सन्यासी महात्मा शंकराचार्य आदि महाराज जी एकत्रित हुए थे कि अगर हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अखंड रूप से सदैव बनाए रखना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित होना है। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि आज हम सब राम राज्य की ओर अग्रसित हो चुके हैं। कहते राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। यदि सब लोगों के शोक को, कष्ट को, दुख को, परेशानियों को भारत के गली गली से निवारण करना है तो आज जो बचा हुआ शेष 3 जो है दिनों तक उत्तर प्रदेश में खास करके जो मतदान का जो है अवसर बाकी है, सभी लोग मिलजुल करके अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, मित्रों के साथ शपथ लें, निर्णय करें कि हमें भौतिक सुख की उतनी आवश्यकता नहीं है, हमें उस संसार के सुख की आपकी शायद आवाज जो है आचार्य जी की नहीं आ रही है। मैं पुनः प्रणाम करता हूं आपके इस ओजस वचनों के लिए। आपने एक सूत्र में बांध दिया कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता, एकता और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब में राष्ट्रीय परायणता, कर्तव्य परायणता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ आज की अध्यक्षता कर रहे इस वर्चुअल रैली के डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनकी उपस्थिति को वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं देख पा रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गौर जी पंजाब से अपने सभी मित्रों के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आयुष गुप्ता जुड़े हैं, सौरभ झा भी जुड़ चुके हैं। आप सबकी उपस्थिति का वंदन अभिनंदन। समय की बहुत कमी है और हमारे साथ आज हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, उनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि अब मोदी फॉर पीएम के संस्थापक, पृष्ठभूमि लिखने वाले, हम सबके युवा साथी और राष्ट्रीय संयोजक रोहित गंगवाल जी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आदरणीय रोहित गंगवाल जी। धन्यवाद पीताम्बर। सर्वप्रथम आज की इस वर्चुअल रैली में रैली के मुख्य अतिथि सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने मोदी फॉर पीएम एवं उनकी टीम के उत्साहवर्धन के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही आज के एक
रोहित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट करिए। रोहित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद पीताम्बर। शायद कुछ जी, अब आ टेक्निकल रही है। कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा है। हमारे साथ आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधांशु भाई साहब शीघ्र ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो कार्यक्रम की वर्चुअल रैली की शुरुआत के बाद मैं हमारे सारे कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने एक संरक्षक की भूमिका और अपना मार्गदर्शन संस्था को समय समय पर दिया है। साथ ही आज पूरे भारतवर्ष से मोदी फॉर पीएम के अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे सभी साथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जो हर समय अपना तन मन धन देश और समाज की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हजारों लाखों लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारी मीडिया टीम और टेक्निकल टीम चिराग गंगवाल के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे अलग अलग राज्यों से हमारे लीडरों के नेतृत्व में लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुषमा त्रिपाठी जी जानकीपुरम लखनऊ से अपनी टीम के साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ तन्मय सिंह गुजरात से अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ओम गुप्ता जी बाराबंकी से, राजीव हरदोई जी हरदोई से, अनुभव जैन पूरन परदेशी, अश्विनी शर्मा जी पंजाब से, अंकित बर्नवाल जी और उनकी पूरी टीम वाराणसी से जुड़ी हुई है। विल्टन जी मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। एस सिंह साहब अपनी टीम के साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। सुषमा मौर्य जी अपनी टीम के साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। पंजाब मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम सुल्तानपुर से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी अपनी टीम के साथ अमेठी से जुड़ी हुई है और पुष्पा देवी जी अपनी टीम के साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको हमारे वर्चुअल रैली के मुख्य अतिथि आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो उन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। वो भारतीय राजनीति का एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ वो राज्यसभा के सांसद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बहुत ही प्रखर वक्ता है। जितनी बार उनको सुनने को मौका मिलता है, हमेशा कुछ न कुछ उनसे ज्ञान की बातें और नया सीखने को मिलता है। आप सभी महानुभावों साथियों को बताने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि मोदी फॉर पीएम, जिसकी संकल्पना हमने 2010 में की थी, आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश, जिले और गांव के स्तर तक लगातार 11 वर्षों से कार्य कर रही है। न केवल आने वाला अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, बल्कि पिछले 10-11 वर्षों से सभी राज्यों में जैसी समस्या हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या कोई और सेवा का कार्य हो, लगातार सेवा परमो धर्म की आधारशिला को चरितार्थ करे हुए है। हम सबका पूरा विश्वास है मोदी जी और आदरणीय दीनदयाल जी की अंत्योदय के सपने को साकार करने में हम अपनी गिलहरी भूमिका निभाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी फॉर पीएम टीम ने उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से एक योगी फॉर सीएम अगेन कैंपेन की शुरुआत की है। साथ ही हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक सोशल मीडिया वार रूम भी बनाया है, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी टीम के साथ डिजिटल माध्यम से मजबूती से जुड़कर कोऑर्डिनेशन कर सकें। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों के विधायक प्रत्याशियों के साथ मिलकर उनके चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभा रही हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे जनसंपर्क करना हो या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना हो। हमारी टीम प्रत्याशियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ
लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 प्रखर वक्ता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए निवेदन करूंगा कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी अब हमारी टीम को संबोधित करें और उनको मार्गदर्शन दें। आदरणीय सुधांशु भाई साहब। इस वर्चुअल रैली में आवाज आ रही है ना साहब? जी भाई साहब, बिल्कुल आ रही है। इस वर्चुअल रैली में दूर संचार माध्यम के द्वारा जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और समकालीन भारतीय राजनीति के अत्यंत विद्वान नेताओं में से एक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सर्वे सर्वा हमारे मित्र रोहित गंगवाल जी, यूएसए से जुड़े हुए कृष्ण कुमार पांडे जी, विनय भारद्वाज जी, कनाडा से जुड़े हुए प्रफुल्ल लक्षानी जी, विल्टन सिंह जी, एसएस सिंह जी और इस दूरसंचार माध्यम से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय पूरे चरम पर है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, शेष 3 चरणों का चुनाव चल रहा है, यानी हम चुनाव के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल अयोध्या में चुनाव, उसके बाद के चरणों में 1 तारीख को गोरखपुर में चुनाव होगा, अगले 6ठे चरण में, 7वें चरण में काशी में चुनाव होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम दुनिया के भिन्न भिन्न कोनों में बैठे हुए हैं तो भारत के सांस्कृतिक प्रतीक, भारत के श्रद्धा के वह प्रतीक जो संपूर्ण विश्व में सर्वविदित सर्वव्यापक हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध, तीनों से जुड़े हुए जो स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। और अब हम इस चरण के चुनाव में उसमें आगे आने जा रहे हैं। जब हम चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं तो सरकारों ने किस प्रकार का काम किया, इसके बारे में हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की, और केंद्र में मोदी जी की सरकार जब आई सबसे पहले 2014 में, तो भारत में यह परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था, एक व्यवस्था और विचार परिवर्तन के लिए। फिर 2017 में वह परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया और सरकारें आती हैं तो मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने 3 प्रकार के काम किए, केंद्र की सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पहली श्रेणी के वो कार्य हैं जो दूसरी सरकारें भी करती थी, हमने भी किया, जैसे सड़क बनवाना, बिजली का कनेक्शन बनवाना, पानी की व्यवस्था कराना। ये सारी की सारी चीजें पिछली सरकारों ने भी किया था, मगर हमने कहीं अच्छा किया है, कहीं अधिक परिमाण में किया है और पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, बगैर किसी भ्रष्टाचार के आरोप के। दूसरी श्रेणी के वो कार्य होते हैं जो दूसरी सरकारों ने शायद सोचा होगा मगर कर नहीं पाए, हमने वो भी करके दिखाया। जैसे गांवों में बिजली पहुंचाना, गांवों में सड़क पहुंचाने की बातें पिछली सरकारें करती रही, परंतु हर गांव में बिजली पहुंच जाए, हर जगह पर सड़क पहुंच जाए, यह विचार शायद वो नहीं कर पाए हो, या सोचा होगा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और हुआ इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए उनके पास एक इंपॉर्टेंट फाइल लेके। उन्होंने कहा सर ये फाइल साइन करनी है। तो योगी जी ने कहा किस लिए? कहा ये गोरखपुर को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान है क्या? उन्होंने कहा नहीं सर, प्रावधान नहीं है, कन्वेंशन है, वीआईपी क्षेत्र है, सीएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें 24 आवर बिजली सप्लाई होती है और पहले भी ऐसा होता रहा। याद करिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कन्नौज में होता था, लखनऊ तो चौरा राजधानी है इसलिए होता था, रामपुर में होती थी, रायबरेली में भी होती थी। एक 4-5 जिलों को 24 घंटे बिजली मिलती थी और बाकी सब जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। लखनऊ में राजधानी होने के कारण बिजली आती थी, इवन कानपुर में बिजली कट होती थी। परंतु योगी जी ने क्या जवाब दिया? योगी जी ने कहा ना, अब मैं सिर्फ गोरखपुर का मुख्यमंत्री नहीं, आप उस दिन यह पत्रावली लाइएगा, फाइल उस दिन लाइएगा जिस दिन आप उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की योजना बना दें। और 2 महीने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी एक योजना बना के लाए कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई कैसे की जा सकती है।
तब उन्होंने उस पर साइन किया। ये एक सोच है जो दूसरी सरकारें सोचा होगा मगर कभी इस ढंग से विचार नहीं कर पाई कि बिजली कैसे पहुंचाई जा सकती। ये ईमानदारी की बात। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं जो सोचा सरकारों ने मगर कर नहीं पाई, केंद्र में जीएसटी का चेंज लाने की सोची पिछली सरकारों ने, नहीं कर पाई। अब तीसरी श्रेणी में मैं वो कार्य बताता हूं जो पिछली सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं, वह कल्पना ही नहीं कर पाई। जैसे उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कठोरता से काम किया, दृढ़ता के साथ काम किया, परंतु इसके लिए हम माफियाओं की संपत्ति को जब्त करेंगे और उसके द्वारा सिर्फ उनकी कानूनी नहीं बल्कि आर्थिक आघात भी माफियाओं पे होना चाहिए, क्योंकि अंततः वही उनका मूल स्रोत बन जाता है। दैट बिकम्स द बेसिक सोर्स ऑफ पावर फॉर देम। ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। और यूपी की हमारी सरकार ने 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं की जब्त। केंद्र में मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इफ इंडिया इज एमर्जिंग एज अ न्यू इकोनॉमिक पावर, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? पावर की, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगी, हम कन्वेंशनल सोर्सेस से ही चलेंगे, चाहे कोल से, हाइडल से, तो उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी, और इस कारण से उसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था। तो अब अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने क्या किया, सोलर एनर्जी के ऊपर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद ध्यान दिया, परंतु इतना नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका हेड ऑफिस भारत में बना, दिल्ली के पास गुरुग्राम। और इसलिए हमने सोलर एनर्जी में जबरदस्त छलांग लगाई और आपने देखा हमारा टारगेट है कि 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के थ्रू हम आगे बढ़े। दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं केंद्र में कि जो पिछली सरकारें नहीं सोच पाई। भाई हम रोड, रेल और एरोप्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पर पूर्वी भारत में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, यहाँ पर बहुत चौड़ी चौड़ी नदियां, यहाँ बाढ़ की समस्या रहती थी। उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमने वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की, ट्रांसपोर्टेशन की, और वहां पर ड्रेजिंग करके जहां पर अधिक नदियों में पानी है वहां हमने शुरू किया। और आपने देखा हल्दिया से लेकर वाराणसी तक पहली बार करीब 3 साल पहले शुरू हुआ, 2019 के समय में। तो ये एक नई चीज थी जो वो लोग नहीं सोच पाए और हमने वह चीज करके दिखाई। एक अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर एक नया प्रयास किया गया है। अब मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? बहुत गरीब है, पिछड़ा प्रदेश था। और दूसरी इमेज क्या बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के साथ? 3 समस्याएं। एक, गरीब और पिछड़ा राज्य। दूसरी, कानून व्यवस्था की समस्या। इफ यू रिमेंबर, जब अखिलेश यादव जी सीएम बने 2012 के बाद, उन्होंने यूपी इन्वेस्टमेंट समिट, जानते हैं कहां की? लखनऊ में नहीं की, दिल्ली में। और उनसे पूछा गया कि साहब यूपी की समिट दिल्ली में क्यों हो रही है? तो वो सहजता में बोल गए, अरे साहब यूपी में क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर इंडस्ट्रिस्ट आने को तैयार नहीं होते, तो वहां पे करते तो पता नहीं लोग आते नहीं आते, इसलिए हमने दिल्ली में बात की। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की यह छवि बना के रखी गई थी और उस छवि में हमने क्या परिवर्तन किया। यदि हम सबसे पहले गरीब की बात करते थे तो 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक अनाज मुहैया कराया गया। उत्तर प्रदेश के हर गांव को बिजली सड़क उपलब्ध कराई गई। सभी गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया। इसके साथ साथ घरों की व्यवस्था और हर घर में शौचालय की व्यवस्था। और अब हमारा अगला मिशन है कि 2024 तक नल का पानी हर घर तक पहुंच जाए। ये एक आमूलचूल परिवर्तन था जो फंडामेंटल चेंज लाना था ग्राउंड के ऊपर, ताकि जो गरीब लोग हैं सबसे पहले उनके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पहुंच जाए। अब बड़े लेवल पे क्या करना था, इसको आप देखिए। हम सभी मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। 2014 में हमारी गवर्नमेंट आने से पहले वी वर द सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोबाइल हैंडसेट आफ्टर चाइना। परंतु भारत में कितनी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री थी? केवल 2, और अब है मोर देन 150। और आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यह एक परिवर्तन है। दूसरा, अभी आजकल यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही, तो बहुत सारी डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के बारे में बहुत सी चर्चा होती होगी, और कौन देश कितना सेल्फ रिलायंट है इसके बारे में सोचिए।
तो जब हमारी गवर्नमेंट आई 2014 में, उससे पहले क्या स्थिति थी कि हम चंद्रयान बना सकते थे और मिसाइल नहीं बनाते, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे, हम एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। अब हमने निर्णय लिया, और आपने शायद न्यूज में पढ़ा हो कि पहली बार भारत ब्रह्मोस मिसाइल, यानी जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो फिलीपींस को निर्यात करेगा। और वो ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री कहां पे होगी? हमारी गवर्नमेंट ने 2 कॉरिडोर्स तय किए हैं, तमिलनाडु और यूपी। तो जो लखनऊ का डिफेंस कॉरिडोर है, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री होगी, और जिसका शिलान्यास हो चुका है और कार्य प्रारंभ हो गया है। तो आप सोचिए कि वो उत्तर प्रदेश जिसकी कभी ख्याति ये थी, वो आपको याद है एक पुरानी फिल्म कंपनी, यदि आपने देखी हो, जिसमें क्या कहा जा रहा, मुंबई में अंडरवर्ल्ड के बारे में मुंबई का कमिश्नर बात कर रहा हो, कह रहा आजकल तो बड़ा मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि यंग लड़के आते हैं बाहर से और उनको कोई बस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा देता है, एक मर्डर करके चले जाते हैं। तो दिखाया जाता है एक लड़का आता है, उसको कोई पैसा दे रहा है, फिर गोली चलती है, उसके बाद वो अपना बैग लाद कर वो लड़का एक बस में चढ़ जाता है, और क्या लिखा था उसमें, आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये इमेज थी यूपी, यानी जहां तमंचे और कट्टे बनते थे, इस प्रकार की छवि बना के रखी गई थी, वहां अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक्सपोर्ट भी की जाएगी दूसरे देशों को। ये इतना बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार के कार्यकाल में आया है। अब हम जिस वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र समाजवादी पार्टी की सरकार के शासनकाल में किसी के लिए जाना जाता था? सिर्फ अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, या फिर बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों से लेकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड के तमाम आरोपियों का कोई ना कोई कनेक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर में वो फला आरोपी पकड़ा गया, वहां आतंकवाद का आरोपी है। और नेता लोग जाते थे किस काम से? तीर्थ यात्रा करने नहीं, आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाकर सिजदा करने। और अब आप देखिए उस यूपी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसी आजमगढ़ में अब राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, गोरखपुर के पास फर्टिलाइजर फैक्ट्री रिवाइव हुई है, गोरखपुर में एम्स बन रहा है, भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, बेतवा केन योजना के थ्रू सरयू से कनेक्ट होने के बाद सिंचाई की एक बड़ी योजना, और इन सब के साथ साथ काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर और अयोध्या में भगवान राम का भव्य उठता हुआ मंदिर दिखाई पड़ रहा है। क्या इतना परिवर्तन पर्याप्त नहीं है दिखाने के लिए कि एक आमूलचूल परिवर्तन विकास की दृष्टि से और राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के बाद किया? तो इसलिए मैंने कहा कि ये कार्य 3 प्रकार के थे, यानी वह भी प्रकार था जो कभी पिछली सरकारों ने सोचा नहीं होगा, और हमने वह भी करके दिखाया। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूं, चूंकि आप लोग सब प्रबुद्ध हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद एक और डिसीजन लिया जिसका यूपी में आने वाले टाइम में बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने ब्रह्मोस मिसाइल वाली बात कही, देखिए भारत की सर्वाधिक जो विदेश पर निर्भरता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर। हम लोगों ने आने के बाद निर्णय लिया कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में शुरू होगी, वो 4% की गई, अब 8%, और 2026 तक ये 20% ब्लेंडिंग होगी। अब एथेनॉल कहां से बनता? शुगर केन से, गन्ने से। शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? मेनली 2 ही राज्यों में बनता, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और सर्वाधिक शुगर केन अगर है तो उत्तर प्रदेश। आप सोचिए, जब वो इथेनॉल बनेगा, जिसकी यूपी में एक पहली फैक्ट्री वेस्टर्न यूपी में स्टार्ट भी हो चुकी है, और उसकी 20% ब्लेंडिंग होगी, तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा भारत का, जो विदेशी मुद्रा जाती है पेट्रोल खरीदने, वो 20% बचेगी, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आएगा, क्योंकि सर्वाधिक गन्ना यहां होता है। तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा इथेनॉल यहां पे पैदा होगा, तो उत्तर प्रदेश में भी यहां से समृद्धि आएगी। इसलिए ये चीज कभी दूसरे लोगों के दिमाग में नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एक परिवर्तन है कि अगर हमारे यहाँ मोबाइल की सबसे बड़ी फैक्ट्री आ चुकी है, बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री का फाउंडेशन ले किया जा चुका है, और भविष्य में एथेनॉल के द्वारा एक नया औद्योगिकरण का वह स्वरूप उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि फिल्म सिटी का भी शिलान्यास हुआ है। इसका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि किसी दूसरे राज्य से या कोई कंपटीशन करना है, या कोई ऐसा कि मुंबई से फिल्म सिटी यहाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं। अब इतना बड़ा देश है,
जगह जगहों के ऊपर नए नए प्रकार की इंडस्ट्रीज लगती है, तो नए नए प्रकार के केंद्र भी क्रिएट होते हैं। तो फिल्म की दृष्टि से भी एक नया स्वरूप सामने उभर के सामने आएगा। और जिस दिन भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, उस दिन टूरिज्म की दृष्टि से भी एक और एडिशनल आपको प्रभाव नजर आएगा। हो सकता है कि दुनिया के तमाम देशों से लोग उस भव्य राम मंदिर को देखने के लिए भी आए, तो उससे हमारा सांस्कृतिक गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन में भी भारी बढ़ावा मिलेगा। तो ये मैंने सिर्फ ये कहने का प्रयास किया कि हमारी सरकार ने आने के बाद कौन से ऐसे कार्य किए हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे बड़ा अंतर क्या आया है पिछली सरकार के कार्यकाल में? आतंकवाद के आरोपियों से भी केसेस विड्रॉ किए जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, हाईकोर्ट इंटरवीन करता था और उसके बाद वो रुकता था। 2007 में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या यानी तत्कालीन फैजाबाद की जिला अदालतों में बम विस्फोट हुए थे और उन सबसे केसेस विड्रॉ करने का प्रयास अखिलेश की सरकार ने किया था, परंतु हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और बाद में उन सब लोगों को या तो 3 को मृत्युदंड हुई और बाकी को उम्र कैद की सजा हुई। आप इमेजिन करिए कि मुख्तार अंसारी के पास से जिन्होंने इलीगल वेपन बरामद कर लिए थे, उस आईपीएस अफसर को इतना तंग किया गया कि आखिर में उसने इस्तीफा दे दिया। एक आतंकवादी था जो 2013 के ब्लास्ट में, उसके बाद उसकी लू लगने से मृत्यु हो गई जेल में। तो 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। आखिर में कोर्ट की इंक्वायरी उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। तो इस सीमा तक जाकर अपराध ही नहीं, आतंकवादियों को समर्थन करने का प्रयास। और अब यहां पर जो हमारी कार्रवाई है उसको, मतलब अगर मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं तो वो बाहुबली जो पिछली सरकार के शासनकाल में जलवे में रहते थे, वो अब योगी जी के शासनकाल में जलवे में रहते। तो जो जलवे में थे वो अब जेल में हैं। ये एक अंतर आया है कि हमारी सरकार के समय में क्या विचार बना और पिछली सरकार के समय में क्या विचार बना। अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं। मेरी जानकारी लगी कि बहुत सारे लोग, आप लोग भिन्न भिन्न जनपदों में कार्य कर रहे हैं, जन जागरण के कार्य में, लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाने के प्रयास में। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। तो मेरा सिर्फ ये विचार था कि आप इस प्रकार की चीजों को भी देखें और सामने रखें कि हम किस प्रकार का बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट की दृष्टि से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। अब एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास करें। देखिए, किसी एक पार्टी ने कोई दावा किया कि हम महिलाओं को बहुत स्थान देंगे। अब ईमानदारी की बात अगर देखें तो सेना में परमानेंट कमीशन महिलाओं को हमारी सरकार में मिला। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में महिला बटालियन हमारी सरकार के शासनकाल में। इस समय केंद्र की कैबिनेट में सर्वाधिक मंत्री महिला हमारी सरकार के शासनकाल में। सर्वाधिक राज्यपाल महिला हमारी सरकार के शासनकाल में है। और तो और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जिसकी आज भी मॉर्निंग में बैठक हुई यूक्रेन के इशू को लेके, आप लोगों को पता होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में 4 ही मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। जब तक सुषमा जी थी तब तक निर्मला सीतारमण और सुषमा जी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में 2 महिलाएं, 4 में से 2 महिलाएं थी। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन था। हम तो महिलाओं को यहां तक ले जाना चाह रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं कि वो हिजाब में आके बैठे। ये एक अंतर है कि हम कहां ले जाना चाह रहे हैं और वो कहां ले जाना चाह रहे हैं। और आप ये भी देखिए इसमें किस प्रकार के षड्यंत्र है, जरा इसको भी समझने का प्रयास करें। अब ये हिजाब का विवाद आया, शुरू हुआ कर्नाटक से, सारा का सारा उसमें लोग घूम घूम के बात करने लगे उत्तर प्रदेश। और मजे की बात आप ये देखिए, इसमें राजनीतिक दलों को तो छोड़िए, अरे भाई कहां गए वो लेफ्ट लिबरल रैशनलिस्ट, वो वुमेन राइट एक्टिविस्ट, जो जीन्स और मिनी स्कर्ट पहनने के ऊपर तो बहुत एग्रेसिव होकर दौड़ती थी जो महिलाएं, कि कैसे कहा जा सकता है और ये तो देखने वाले की नजर का, वो आज बुर्का और हिजाब के साथ आके खड़े हो। इसका अर्थ ये हो गया कि ना उनको वुमेन लिबर्टी से कोई मतलब है, ना उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई मतलब है, उनका केवल और केवल पॉलिटिकल मतलब है, जो कि स्टैंड यहाँ के ऊपर पूरी तरीके से इनका साफ होता चला जा रहा है। अब आप ये भी देखिए कि एक नए प्रकार का चेंज यूपी में आ रहा है। इस चेंज के साथ हमारे अंदर एक
जिसे कहना चाहिए एक आजादी के बाद पहली बार एक इस प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो हमारे सांस्कृतिक गौरव के केंद्र, सांस्कृतिक गौरव के मानबिंदु, उनके बारे में एक सम्मान का भाव, जो अभी तक ये धारणा थी कि भारत में बुद्धिजीवी वही है जो भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति ग्लानि का भाव रखते हैं, यानी एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक डिफीटिस्ट माइंडसेट हमारे अंदर रहना चाहिए। अब पहली बार एक कॉन्फिडेंस और एक गौरव का भाव सामने आ रहा है, और इस भाव को लेकर जो सरकार आगे बढ़ रही है, तो बाकी लोगों को इस चीज में बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वो एक शक्तियां लगी हुई हैं कि किस प्रकार से भारत इसमें आगे न बढ़ने पाए। मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं आपको। जैसे आजकल आपको नहीं लगता है कि हमने जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन कहां तक पहुंच गया? अगर आपसे कहूं चलिए तो विकास में क्या परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट में क्या हुआ, पहले 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे फंक्शनल जब तक हमारी सरकार आई, लखनऊ वाराणसी, अब 7 हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। ठीक है साहब, सब कुछ हो गया, मगर एक बड़ा परिवर्तन और आया है जब से हम लोग आए। क्यों? अरे आपने देखा ना, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी मंच से खड़े होकर देवी स्तुति करने लगी हैं, केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, मायावती ये कहने लगी है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और अखिलेश यादव को तो सपने में भी भगवान दिखने लगे। ये परिवर्तन कम है क्या? ये बदलाव जानते हैं क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जैसे एक कहावत में कहते हैं ना, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी सरकार नजर आते हैं। ये एक बदलाव है, एक विचार का बदलाव, जिसने सब राजनीतिक दलों को बाध्य किया है कि आपको भी वह ईमानदारी से वह तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा जिसे आप सांप्रदायिक कह के लांछित करने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब 1993 में पहली बार ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुए और सपा बसपा की सरकार आ गई थी, हम सबसे बड़ी पार्टी थे पर हमें सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। उस जमाने में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारे नेत्री ने कहा था कि ये केवल इसलिए रह गया है कि आपके अंदर वह शक्ति, जो एक समाज ने जो चेतना और एकता की शक्ति दिखानी थी, उसमें थोड़ी कमी रह गई, इसलिए नारा लग रहा है कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जिस दिन आप वह एकजुटता की शक्ति और बढ़ा देंगे और जिस दिन एब्सोल्यूट एकजुटता दिखा देंगे, उस दिन उन्होंने कहा था क्या मुलायम या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आपने देखा कि कहीं ना कहीं वह परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए लास्ट में यह भी कहना चाहूंगा, कोई कहेगा कि इसकी जरूरत क्या है, आप काहे बात करते हैं कि राम मंदिर होना चाहिए, ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने की क्या जरूरत है? अरे सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक रखिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 2014 के चुनाव से पहले की बात है, जब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी के रूप में गए थे अयोध्या, और उन्होंने कहा था कि भव्य राम मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य है। तो मैं टीवी डिबेट में, तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि टुडे इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड यंगर जनरेशन एस्पायर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, दे एस्पायर फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, वी वांट टू मेक इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर, these are the aspirations of 21st century India. Where does Ram Mandir fits in the 21st century economic superpower technologically advanced phase of India? बताइए। तो मैंने कहा मान्यवर, सिर्फ हम we do not want to make India just economic superpower, because economic superpower को बहुत से देश रह रही है, जापान, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। If I ask you which country is having the largest per capita income, highest per capita income, it is Singapore. So technically Singapore is the richest country of the world. और इसके बाद अगर आप देखें तो कुवैत है, दुबई है, बहरीन है, शारजा है, but they are the world leaders? No. If you want to make the country world leader, then other than economic, military and intellectual power, we should represent a certain set of values. And all the values which the India and Indianness can provide and any human imagination can think of, all set of values are exemplified in one character, that is Bhagwan Ram,
और भगवान राम का मंदिर उन मूल्यों का प्रतीक है कि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से, जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा और बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में जो लोग भगवान ना भी मानते उनसे पूछ लो कि पिता के वचन पर जंगल जाने का उदाहरण और भाई की खड़ाओं के रख के शासन करने का उदाहरण दिया। द हाईएस्ट सिंबल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच इवन ए ह्यूमन माइंड कैन इमेजिन। तो इसलिए भी वो जरूरी था कि वो ऐसा लाइट हाउस बनेगा जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज के लिए इंस्पायर करेगा, गाइड करेगा। और जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, अभी आपने देखा, तो जब भगवान शिव की बात आती है तो इसका कनेक्शन जानते हैं कहां से बनता है? जब आप कहते हैं कि मेरा सर श्रद्धा से झुका काशी विश्वनाथ में, तो आपका श्रद्धा का वह केंद्र उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ जाता है, दक्षिण में रामेश्वरम से भी जुड़ जाता है, पश्चिम में सोमनाथ से भी जुड़ जाता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से भी जुड़ जाता है, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कटास राज और काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ जाता है। वो अखंड चेतना के साथ एकाकार हो जाता है, चाहे पॉलिटिकली वो हिस्सा भारत के का हिस्सा वो कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल में हो। और इतना ही नहीं, दुनिया की अभी तक की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जो साइंटिफिक खोज है, हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, उस सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाइए तो शिव के तांडव करती हुई नटराज की मूर्ति लगी है, क्योंकि कार्ल सेगन ने कहा था कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो जब आप शिव के प्रति श्रद्धा से जोड़ते हैं तो वो यूरोप की सन लेबोरेटरी की आधुनिकतम वैज्ञानिक खोज के साथ भी जुड़ जाता है। इसलिए मैंने आपको यह कहने का प्रयास किया कि गरीब को अनाज देने से लेकर, गरीब को घर और आवास देने से लेकर, हमारे यहाँ मोबाइल की बड़ी फैक्ट्री और ब्रह्मोस की बड़ी फैक्ट्री से बनाने से लेकर, यानी डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने से लेकर, एक्सप्रेस वे बनाने से लेकर, शिक्षा उपलब्ध कराने से लेकर, एथेनॉल, हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर एनर्जी जैसी नई चीजों से लेकर, जिस सांस्कृतिक गौरव की हम बात करते हैं, वो हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने से लेकर मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के साथ कनेक्शन तक, वह सब कुछ उस विचारधारा से प्रेरित है जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं। ये लोग कभी इसको हिंदू हिंदुत्व जो कहना हो कह लीजिए, परंतु ये वो विचारधारा है जो सिर्फ आज उत्तर प्रदेश उसका केंद्र बना हुआ है, सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया को वो मोटिवेट भी कर सकती है, इंस्पायर भी कर सकती है और गाइड भी कर सकती है। जिसे मैं अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके इन दो पंक्तियों के साथ कह के समाप्त करता हूं कि हम क्या हैं। उन्होंने लिखा था, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योत प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इसलिए लास्ट में मैं कहता हूं, आपको ये तो समझ में आ गया, एक चीज और कह देता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है, डेस्टिनी हैज ऑलरेडी डिसाइड व्हाट द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी एंड यू हैव टू जस्ट एक्ट in order to be in the line what destiny has decided. जैसे if I ask you कि 1901 में जब पहली बार सूरज उगा इस देश में, तो इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों। After 50 years, 1 जनवरी 1951 को जब सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 1 जनवरी 2001 when the first ray of the first sun of 21st century that rose ऑन दिस लैंड, तो किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की केंद्र में और योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की उत्तर प्रदेश में। इसका अर्थ क्या हुआ कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की।
बस ये जान लीजिए, ये कुछ कुछ वैसे ही है। हम लोग कितनी भी बातें कर लें, होता क्या है कि बातें करने के बाद भी जब तक कोई चीज दिखाई ना पड़े तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। गीता में पूरा उपदेश दे दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं, अर्जुन ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज, मगर कैसे जीतूंगा, ये सब इतने बड़े बड़े महारथी खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? अपना विराट रूप दिखाकर यह दिखा दिया था, देखो ये तय है कि तुम्हें सिंहासन में बैठना है और इन्हें जमीन के ऊपर गिरे होना है। तो अर्जुन कहते हैं फिर ठीक है, फिर महाराज काहे बात का खून खराबा करना, फिर आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन में बैठा हूंगा और ये भूमि पे ऊपर होंगे। भगवान ने कहा कि नहीं मिलेगा तो, पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार। तय तो है मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना फीड कर लेते हैं तो जो फीडेड गाना है वही बजेगा, मगर बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उंगली तो प्रेस करनी पड़ेगी ना। तो बस ये डेस्टिनी तय है और आने वाले इन 3 चरणों के चुनाव में वो उंगली सही जगह पे प्रेस होनी चाहिए। ये है, ये सिर्फ आपका अपना कर्तव्य नहीं है, आपको यह संकल्प लेना होगा कि कम से कम 10-10 लोगों को आप, एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को ले जाकर वो सही जगह पर सही बटन उंगली का दबवाएगा और वह जो नियति का संकेत है, जिस तरफ भारत एक महान भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है, उस दिशा में और मजबूत करते हुए हम दोबारा उतने ही प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में सफल हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितने समय आपका उद्बोधन चला, एक क्षण के लिए भी कोई का ध्यान इधर से उधर नहीं हुआ होगा। ऐसा मंत्र मुग्ध करने वाले भाषण को मैं अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा और कंटिन्यू करते हुए मैं आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस वर्चुअल रैली को आगे बढ़ाएं। आदरणीय शास्त्री जी। धन्यवाद रोहित जी। मैं वास्तव में मंत्रमुग्ध की जो बात आपने कहा, तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के व्याख्यान को सुनकर हम लोग भी एक तरह से तंद्रा में ही थे और इच्छा थी कि ये लगातार बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। हमारे बड़े अच्छे, हमारी मित्रता है। सुधांशु जी समय समय पर मुझे हर तरह का, देखा जाए तो मेरे साथ जुड़े रहते हैं और प्रबोधन करते रहते हैं। मनोबल को भी बढ़ाने का काम उन्होंने हमेशा किया है। कभी कभी हम लोग बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पर अक्सर एकमत होते हैं, उस पर भी लंबी चर्चा करते हैं। आज उनका यह उद्बोधन बहुत ही अच्छा था। उत्साहवर्धन उन्होंने जो किया हमारी टीम की, और टीम के साथ उत्तर प्रदेश में जहां तक हम लोगों के इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आवाजें जा रही हैं, संपर्क में लोग आ रहे हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग संपर्क में आ रहे हैं। उनका जो उत्साहवर्धन हुआ होगा, उनको लक्ष्य के प्रति जो स्पष्टता सामने दिखाई दी होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सुधांशु जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय राजनीति के एक उदीप्तमान व्यक्तित्व हैं और तो हैं जो आने वाले में संस्कृति या एक परिष्कृत राजनीति के क्षेत्र में वो उनका बहुमूल्य योगदान होगा। वैसे वो जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पूरा देश स्तब्ध होकर के उनकी बातों को सुनता है और बड़ा आत्मा आनंद का बोध होता है। मैं इस वर्चुअल रैली में दिल से उनके दिए हुए व्याख्यान का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि समय समय पर वो मोदी फॉर पीएम से ऐसे ही जुड़ते रहें।
आज देश में 5 राज्यों में जो चुनाव का वातावरण बना हुआ है, कुछ स्थानों पर चुनाव हो चुके हैं और अभी 2-3 चरण के चुनाव बाकी हैं और उन चरणों में ऐसा लगता है कि डॉक्टर शास्त्री को कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। हम कोशिश करते रहेंगे डॉक्टर शास्त्री को वापस जोड़ने के लिए। बट इस बीच में एक बार फिर से सुधांशु भाई साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये बात बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस व्याख्यान के बाद, उनकी स्पीच के बाद हमारी पूरी टीम और उत्साह के साथ यूपी के चुनाव में अपने पूरे सामर्थ्य से लगी रहेगी। शास्त्री जी जब तक जुड़ते हैं, मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम अभी किस तरह से यूपी में काम कर रही है। हमारे हर क्षेत्र के लीडर अपने एरिया में डेडिकेटली अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हम बात करें, अभी हमारी पूरी टीम जैसे कि दूसरे राज्यों से भी वहाँ पे लगी हुई है। शास्त्री जी वापस आ गए, हम शास्त्री जी को कंटिन्यू करेंगे। रोहित जी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आएगा। मैं इस समय उत्तर प्रदेश वाराणसी के लिए मैं यात्रा में हूँ। मैं ट्रेन में बैठा हूँ और हमारी ट्रेन तीव्र गति से रक्षा करने के लिए और भी इसकी बढ़ रही है। 120 की स्पीड से इस समय वाराणसी काशी की तरफ बढ़ रही है। थोड़ी तकनीकी कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन अभी जो सुधांशु जी ने विषय रखे उनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक प्रतीक के बारे में जो बताया कि वास्तव में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध ये भारत के सांस्कृतिक प्रतीक है। और आज उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है और जो चुनावी क्षेत्र बचे हुए हैं, वहां इन प्रतीकों का एक स्थापना का स्वरूप है। और हमारे जो मतदाता हैं वो अवश्य इस बात को ध्यान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मान्यताओं को भी स्थापित करने के लिए और उसको सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही है। भगवान राम के संदर्भ में केवल इतना ही नहीं, भगवान और हम उनके के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ हमारी पूरा जो रीति रिवाज है सब भगवान राम से। हमारे यहाँ मंगल गीत गाए जाते, सोहर गाए,
जब बाप बनता है तो कहता है हमारा राम दूल्हा बना हुआ है। जब वही बालक दुल्हन को लेकर के घर में वापस आता है तो कहते हैं हमारे घर में राम सीता की जोड़ी आई। और दुर्भाग्यवश अगर उसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है या मृत्यु होती है तो विलाप करती हैं महिलाएं कि हमारा राम चला गया। और जब समाज कंधे पर लेकर के शव यात्रा करता है उस व्यक्ति का, तो यही बोलता है कि राम नाम सत्य है। राममय संस्कृति है बिगाड़ने की बहुत कोशिश। सुधांशु जी ने ठीक कहा, की सदी, कांग्रेस की सदी, लेकिन ये एक पार्टी की यानी भारत के आदर्श में होंगे और वो परिवर्तन लोगों को जिस तरह से कहा कि संरक्षण। आपकी आवाज सर नहीं आ रही है। मुझे लगता है तकनीकी समस्या के साथ ज्यादा। जी बिल्कुल, शास्त्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रेन में होने के बाद भी संबोधन करने की, पर मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हम शास्त्री जी का बहुत बहुत रफ्तार से चल रही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल 120 की गति जैसा उन्होंने बताया, उस गति में भी इतना इंटरनेट मिल रहा है तो निस्संदेह विकास तो हो ही रहा है। और अगली सरकार के बाद हमें पूरा विश्वास है कि 120, 130, 140 जो भी गति हो उसमें भी कनेक्टिविटी सभी के साथ रहेगी। मैं एक बार फिर से बाकी हमारे सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा। इस समय हमारी टीम चिराग गंगवाल, शिवम कंडोई, पीताम्बर मिश्रा जी के नेतृत्व में लोकल जो हमारी टीम है उनके साथ ये लोग यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर बैठकें कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज ही उन्होंने राजीव सिंह जी के साथ हरदोई में उनकी पूरी लोकल टीम के साथ जनसंपर्क अभियान में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के साथ मिले। ओपी गुप्ता जी के नेतृत्व में बाराबंकी में भी आज वो गए और वहां पे भी उन्होंने सबके साथ मिलकर बैठ के लिए और चुनाव प्रचार किया। आज लखनऊ का पूरा वो क्षेत्र कवर करने के बाद अब वहां से वाराणसी के लिए निकलेंगे। इसी तरह चाहे वो विल्टन सिंह जी हो, सुषमा मौर्य जी हो, त्रिपाठी जी हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरे जी जान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के साथ लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि आने वाले 3 चरणों में भी इसी तरह से पूरे तन मन धन से लगे रहें। अब हम भाई साहब का ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुझे उन्होंने आधा घंटे का ही समय दिया था पर ऑलरेडी हमारे साथ 1 घंटे से ज्यादा वो रह चुके हैं, तो मैं उनसे आज्ञा लेकर एक बार फिर उनको बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से, पूरे देश की तरफ से जो हजारों लोग इस समय भाई साहब को सुनकर एक उन्हें जो प्रेरणा मिली है उनकी तरफ से, सभी की तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा कि इस वर्चुअल रैली को हम इसी अभी समाप्त करें और उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय।